Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. Today in this lecture we will discuss about plant protection equipment. So let us start today's lecture. First of all, we will look what are crop disease and infestation. So diseases are defined as any physiological disorder caused by disease causing agent such as bacteria, fungi, virus और nematodas. मीन्स कि ऐसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो कि प्लांट्स में क्रिएट हो जाते हैं, पनप जाते हैं, पैदा हो जाते हैं ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ बैक्टीरियाज, फंगीज, वायरस और नेमाटोडास, इनको हम डिसीज़ बोलते हैं। तो डिसीज़ का हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। मैंने पहले के लेक्चर्स में उसके बारे में डिटेल्स में डिस्क्राइब किया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लांट प्रोटेक्शन के जो पहले चैप्टर्स हैं उनमें आप रेफर कर सकते हैं। तो जो मैं ब्रीफ में बात करूंगा कि मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अगर मैनेजमेंट की बात करें तो हम ऐसी वैरायटीज़ उगा सकते हैं जो कि रेजिस्टेंस हो, मीन्स ग्रो रेजिस्टेंस वैरायटीज़। ऐसी वैरायटीज़ को उगाएं जिसमें कि रेजिस्टेंस हो बीमारियों के प्रति, डिजीज़ के प्रति। देन डिप्लॉइंग इन समर एंड बर्निंग ऑफ स्टबल्स, जो बचे हुए स्टबल्स होते हैं जिसमें कि लार्वा पीपा वगैरह पैदा हो सकते हैं, एग्स दे सकते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय कर दें। देन हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट की हेल्प से हम कुछ हद तक बीमारियों को रोक सकते हैं। देन स्प्रेइंग केमिकल्स, तो स्प्रेइंग केमिकल भी एक ऐसा मेथड है जिसके हेल्प से हम क्रॉप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और ये स्प्रेइंग जो है हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए हमको कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्टली करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, उसका यूज एफिशिएंसी कम आएगी और वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा हजार्डस हो सकते हैं। इन्वायरमेंट में उसके ज़्यादा ग्रेनुअल्स या उसके पार्टिकल्स ज़्यादा फैल सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसके बारे में हम आज लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्प्रेइंग इज रेफर्ड एज स्प्रेइंग is a practical way in which pesticide, herbicide, fungicide, insecticide, nematocide, etc. control agents are delivered to their biological targets. मीन्स की स्प्रेइंग एक ऐसा एक्शन है जिसमें कि हम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, नेमाटोसाइड वगैरह को हम उसके बायोलॉजिकल टारगेट मीन्स कि जहाँ पे उसको अप्लाई होना चाहिए वहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। तो एवरी ईयर जो एक WHO है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक डाटा है, एक रफ डाटा है कि हर साल अबाउट 1 मिलियन पेस्टिसाइड जो केसेस आते हैं हर साल। एक साल में लगभग 1 मिलियन लोग इसके अफेक्ट होते हैं ड्यू टू द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट एंड इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द स्प्रेइंग केमिकल्स। द पेस्टिसाइड अफेक्ट द नर्व सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड आल्सो लीड्स टू डिसऑर्डर्स इन बॉडी। तो ये नर्व सिस्टम को अफेक्ट करती है और बहुत सारे डिसऑर्डर्स पैदा करती है। तो चलिए देखते हैं स्प्रे इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। तो जो केमिकल स्प्रेयर्स हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जिसमें कि पहले है नैपसैक स्प्रेयर जो ये फिगर में दिखाया है मैंने पॉजिटिवली। देन फुट पेडल स्प्रेयर, देन ट्रैक्शन स्प्रेयर, देन ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर एंड एरियल स्प्रेयर। तो जो नैपसैक स्प्रेयर है ये एक बहुत ही बेसिक तरह का स्प्रेयर है जो कि नैपसैक है, मीन्स कि अपने कंधों पे लेके, शोल्डर्स पे इसको लेके एक हाथ से राइट हैंड से इसको स्प्रे किया जाता है, लेफ्ट हैंड से इसको पंप किया जाता है। सिमिलरली फुट पेडल स्प्रेयर है, ये भी सिमिलर वर्क करता है, इसमें भी हैंड की बजाय फुट से इसको पंप किया जाता है। देन ट्रैक्शन स्प्रेयर, ट्रैक्शन स्प्रेयर में कुछ ऐसा पंप करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ जो ट्रैक्शन व्हील्स होते हैं ये ही इस पंप करने का वर्क करते हैं। ट्रैक्शन व्हील्स में ही पंप के लिंकेज रहते हैं जो कि पंप को ऑपरेट करते हैं, जिससे कि प्रेशर बिल्डअप होता है और स्प्रेइंग यूनिट वर्क करती है। देन ट्रैक्टर माउंटेड, तो ट्रैक्टर माउंटेड में जो स्प्रेयर्स होते हैं वो ट्रैक्टर की PTO से ऑपरेट होते हैं जो कि इसकी प्रेशर बिल्डअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप्स। डिफरेंट तरह के पंप्स यूज़ करते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। एंड और लास्ट पार्ट है एरियल स्प्रेयर जो कि वेरी अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेइंग कही जाती है। इसमें बहुत ही कम वॉल्यूम जो अप्लाई करना पड़ता है वो स्प्रेयर्स हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये एक मेथड्स है डिफरेंट जो कि स्प्रेइंग में यूज़ आते हैं। देन हम एक टर्म आज नई टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जो आज की जो एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन हो रहा है या कहीं भी एग्रीकल्चर किया जा रहा है उसको प्रिसीजन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो शायद ये कुछ थोड़ी नई टर्म है जो मैं थोड़ी सी डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर या प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम का मतलब है द अप्लाई द राइट ट्रीटमेंट इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मीन्स कि जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम क्रॉप पे वो एक राइट ट्रीटमेंट होना चाहिए, मीन्स राइट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, राइट प्लेस पे होना चाहिए और राइट टाइम पे होना चाहिए। मीन्स कि उसका ऐसा नहीं कि जो टारगेट है उससे हट के कहीं और ही ट्रीटमेंट का कुछ पार्ट जा रहा है और जो राइट टाइम है वो टाइम बाउंड ना होके थोड़ा आगे पीछे हो रहा है।
राइट टाइम पे नहीं होने से तो उसका पूरा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसको हम दूसरी डेफिनेशन भी देते हैं, साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट भी बोलते हैं। मीन्स साइट स्पेसिफिक का मतलब डेवलपिंग एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सिस्टम दैट प्रमोट्स वेरिएबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस विद इन ए फील्ड अकॉर्डिंग टू द साइट एंड सॉइल कंडीशन। कि जो हमारी स्पेसिफिक साइट है, जहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमको ज़रूरत है कि ध्यान दिया जाना चाहिए, वहीं पर ही हमको ध्यान देना चाहिए, ना कि पूरे फील्ड पर। क्योंकि अगर क्रॉप इन्फेस्टेशन कुछ थोड़े प्लेस पे है और अगर हम केमिकल पूरे फील्ड पे अप्लाई कर देंगे तो वो हजार्डस टू एनवायरनमेंट है, केमिकल का ज़्यादा कंजम्पशन है, मनी वेस्ट है, या तो उसमें बहुत सारे नुकसान हैं। तो इसलिए साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट को एक आज बढ़ावा दिया जा रहा है। देन है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मीन्स डेवलपिंग द टेक्निक पॉलिसी एंड कंडीशन टू अचीव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फॉर द फूड सिक्योरिटी अंडर क्लाइमेट चेंजेस। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी अकॉर्डिंग उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए, एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का, टू डेवलप एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो ये भी एक इसकी डेफिनेशन दी गई है प्रिसीजन एग्रीकल्चर की। तो अब हम देखते हैं कुछ बेनिफिट्स हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर के। तो क्या बेनिफिट्स है? ओवरऑल यील्ड इंक्रीज। तो जो ओवरऑल यील्ड की इंक्रीज हो जाती है प्रिसीजन एग्रीकल्चर यूज करने से। देन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, तो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होती है। रिडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा जब हम साइट स्पेसिफिक करेंगे, पूरे एरिया पे अप्लाई नहीं करेंगे ऑपरेशन, तो रिड्यूस हो जाएगा। बेटर डिसीजन मेकिंग इन द एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, तो बेटर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में बेटर डिसीजंस ले सकते हैं हम। रिड्यूस एनवायरमेंट इफेक्ट, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे डिक्रीज करेंगे? जब हम केमिकल्स को कम मात्रा में यूज़ करेंगे, जितना चाहिए उतना यूज़ करेंगे, तो एनवायरमेंट के लिए भी फायदेमंद होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ फार्मर नॉलेज फॉर द बेटर मैनेजमेंट विद द टाइम, तो फार्मर में इसकी नॉलेज एक्यूमुलेट होगी, वो और भी नए तरीके से यूज़ कर सकता है केमिकल्स का, उसकी पावर का, उसकी एनर्जी का। देन नाउ द बेसिक एप्लीकेशन डिवाइसेस मैं पहले शो कर चुका हूँ। देन उसमें जो डिफरेंट आगे आते हैं, जैसे हैंड कैन पंप स्प्रेयर है, बैक स्प्रेयर है, बूम स्प्रेयर्स हैं, हाई प्रेशर स्प्रेयर्स हैं, एयर असिस्ट स्प्रेयर्स हैं, एरियल स्प्रेयर्स हैं या ग्रेनुलर्स हैं। तो ये डिफरेंट तरह के उसके कैटेगराइजेशन है अकॉर्डिंग टू द दियर प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। जैसे हैंड कैन पंप है, ये हैंड से ऑपरेटेड होता है। बैकपैक है, ये बैक पे रखा जाता है, जैसे नैपसैक में दिखाया। बूम स्प्रे है, ये जनरली ट्रैक्टर से ऑपरेट होता है या एनिमल पावर से होता है। इसमें मोर देन वन नोजल होता है, इसमें नंबर ऑफ नोजल्स होते हैं जिससे कि डिफरेंट स्प्रेइंग यूनिट की जाती है। देन हाई प्रेशर पंप स्प्रेयर्स आते हैं, जो कुछ ऐसे स्प्रेयर्स होते हैं जो हाई प्रेशर होते हैं, जिसमें कि बहुत हाइट पर करना पड़ता है, ऑर्चर्ड्स में यूज किया जाता है। देन एयर असिस्टेड स्प्रे होते हैं, जिसमें कि एयर ब्लास्ट के हेल्प से उसको ऑटोमाइज किए हुए केमिकल्स को दूर तक उनको फैलाया जाता है, उनको उनके टारगेट पे बैठाया जाता है। देन एरियल स्प्रेयर्स है, जो एरियल स्प्रेयर्स है जैसे ड्रोन्स की हेल्प से किया जाता है, जो एरियल स्प्रेयर बोला जाता है। देन ग्रेनुअल्स है, जो ग्रेनुअल्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए डस्टर्स का आदि का स्प्रेयर यूज़ किया जाता है। देन स्प्रेइंग कंपोनेंट, अगर कोई भी स्प्रेयर लेते हैं उसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं? सबसे पहले होता है टैंक। टैंक में हम जो लिक्विड स्प्रे करना है या जो भी ग्रेनुअल्स अप्लाई करने हैं, जो ग्रेनुअल्स केस में उसको हॉपर बोलते हैं, लेकिन लिक्विड केस में उसको टैंक बोलते हैं। तो जहाँ पे अप्लाई करना है उसको कैरी करने के लिए हमको टैंक की जरूरत पड़ती है। देन पंप होगा, स्ट्रेनर होगा, एजिटेशन होगा। पंप होगा उसको प्रेशर क्रिएट करने के लिए, स्ट्रेनर्स होंगे उसको फिल्टर करने के लिए, और एजिटेशन हो गए क्योंकि जो हमारा स्प्रेइंग के जो फॉर्मुलेशन बनते हैं तो वो फुल्ली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो तो पार्शियली डिज़ोल्व होते हैं, या उसमें मिस्ट वगैरह बनाते हैं या इमल्शन वगैरह बनाते हैं, तो उनको एजिटेट करना ज़रूरी है ताकि वो यूनिफॉर्मली अप्लाई हो सके। देन प्रेशर गेज लगा होता है, जो प्रेशर मेजर करने के लिए। देन होज फ्लो कंट्रोल असेंबल्स ये होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर्स होते हैं जो कि उसकी जीपीएस जीआईएस वगैरह, जो कि उसकी लोकेशन बेस्ड जो प्रिसीजन फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, एंड ऑब्वियसली नोजल्स होती हैं। तो इसके पार्ट्स दिखाएं, ये नोजल्स है, ये जीपीएस सिस्टम है, जीआई सिस्टम है, ये और हॉज कंट्रोल, ये प्रेशर कंट्रोल असेंबली है, प्रेशर गेज है, ये पंप्स है, ये टैंक है। ये सब कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पेस्ट कंट्रोल। तो टाइप ऑफ पेस्ट कंट्रोल के लिए कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं? तो जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उसके लिए हम इंसेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं।
एक्रेसाइड्स माइट्स एंड ट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं, नेमाटासाइड नेमाटोडास के लिए करते हैं, फंगीसाइड फंगी के लिए करते हैं, रोडेंटासाइड रेट्स एंड रोडेंट्स के लिए करते हैं, एविसाइड बर्ड्स के लिए करते हैं, हर्बिसाइड्स वीड्स के लिए करते हैं। देन टॉक्सिसिटी की बात आती है। टॉक्सिसिटी पहले भी हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स में, तो आप जानना चाहें तो पिछले लेक्चर्स में जिसमें मैंने एंटोमोलॉजी का इंट्रोडक्शन और टॉक्सिसिटी के बारे में डिस्कस किया है, आप वहाँ से डिटेल में जा सकते हैं। ये टॉक्सिसिटी आप समझ लीजिए शॉर्ट में कि जो नॉन टारगेट है केमिकल्स के, जैसे कि ह्यूमंस है, एनिमल्स है, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए टॉक्सिसिटी डिसाइड की जाती है कि जो हाईली डेंजरस होंगे उनकी अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी, जो वार्निंग वाले होंगे उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, जो कॉशन जिसमें सिर्फ कॉशन दिया जाना चाहिए उसकी और थोड़ी ज़्यादा होगी, 500 to 5000 mg पर kg। एंड जो मोर देन 500 mg पर kg होती है उसके लिए भी कॉशन ही दी जाती है कि आप इसका यूज़ ना करें, आप इससे दूर रहें, बच्चों को दूर रहें। आपने केमिकल्स पे लिखा हुआ देखा होगा ज़रूर। देन पेस्टिसाइड मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन कौन कौन से होते हैं? एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि वो बहुत सारी, एक ही सिंगल केमिकल को हम बहुत सारी डिसीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देन कॉन्टैक्ट टाइप। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो कॉन्टैक्ट टाइप होते हैं, जो कॉन्टैक्ट में आने के बाद अपना इफेक्ट दिखाते हैं। कुछ रेसिडुअल पेस्टिसाइड्स होते हैं, कुछ रेसिडुअल्स होते हैं, कुछ प्रोटेक्टेंट्स होते हैं, कुछ सिस्टमेटिक्स होते हैं, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं। तो इन सब के बारे में मैंने डिटेल्स में मेरे पिछले लेक्चर में भी ज़रूर मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप उससे रेफ़र कर सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। तो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन क्या होता है? व्हेन सेलेक्टिंग कंसीडर एप्लीकेशन मेथड, ईज ऑफ स्टोरेज एंड मिक्सिंग, रिस्क एंड हैंडलिंग, रिस्क ऑफ मूविंग ऑफ टारगेट्स एंड कॉस्ट। तो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन जो होता है इन सबको कंसीडर करके किया जाता है कि एप्लीकेशन मेथड कौन सा होना चाहिए, कौन सा स्प्रे यूज़ करना है हमको, उसका स्टोरिंग एंड मिक्सिंग कितना सिंपल होगा, रिस्क कितना उसको हैंडल करने में, उसको मूव करने में कितना रिस्क होगा, उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो इन सब की को ध्यान में रखते हुए हम पेस्टिसाइड का फॉर्मुलेशन करते हैं। देन पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन में कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे आपने कोई पेस्टिसाइड देखा होगा उस पर लिखा रहता है EC, WP, WV, WP, SP। तो इस तरह से इनका जो FLG, बेट, तो इनका मतलब क्या होता है? अगर इमल्सीफाइबल कंसनट्रेशन तो इस पर E या EC रखा रहेगा, अगर वेटेबल पाउडर है तो उस पर WP लिखा रहता है, अगर सोलेबल पाउडर है तो SP, फ्लोएबल F या L लिखते हैं, ग्रेनुअल्स के लिए G, बैट्स के लिए बैट लिखते हैं। पेस्टिसाइड एप्लीकेशन इक्विपमेंट, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके डिफरेंट तरह कौन से ग्रेनुअल स्प्रेडर्स, जो ग्रेनुअल्स की फॉर्म में होते हैं उनको स्प्रेड करने के लिए, स्प्रे आउटपुट इक्विपमेंट्स जो स्प्रे करने के लिए होते हैं, कंट्रोल ड्रॉपलेट सिस्टम्स हैं, स्मॉल कैपेसिटी स्प्रेयर्स एंड हाइड्रोलिक स्प्रेयर्स, ये डिफरेंट तरह के स्प्रेयर्स यूज़ किए जाते हैं। देन हम देखते हैं ग्रेनुअल स्प्रेयर्स के बारे में क्या है। तो ग्रेनुअल स्प्रेयर्स क्या है? ड्रॉप ग्रेविटी स्प्रेयर्स, जो ग्रेविटी की हेल्प से ही स्प्रेड करते हैं, मीन्स इसमें कोई भी एक्सटर्नल पंप या एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है, ये ग्रेविटी फ्लो से ही स्प्रेड करते हैं। पैटर्न वाइड ऑफ स्प्रेडर्स, विड्थ ऑफ स्प्रेडर्स, यूनिफॉर्म कवरेज ऑफ टारगेट एरिया, तो इसमें यूनिफॉर्म होता है। एब्रप्ट एज, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि एक एज डिफाइन नहीं होता, कहीं भी गिर जाता है। फिर है रोटरी स्प्रेडर्स, जिसको पावर स्प्रेडर्स है, इसमें पावर देनी पड़ती है। कन्वर्ज वाइडर दैन स्प्रेडर्स, तो ये उसी कम स्प्रेड विड्थ होती है। ओवरलैप रिक्वायर फॉर यूनिफॉर्मिटी, ओवरलैप की जरूरत होती है यूनिफॉर्मिटी के लिए। एंड ड्रिफ्ट टू नॉन गेट टारगेट एरिया, तो इसमें ड्रिफ्ट हो जाती है ड्यू टू रोटरी एट हाई वेलोसिटी, हाई RPMs। देन ट्रेडिशनल स्प्रे गन्स, कुछ स्प्रे गन्स यूज़ की जाती हैं जो कि ऑर्चर्ड में की जाती है, हाई प्रेशर के लिए की जाती हैं। देन शावर हेड गन, तो कुछ शावर हेड गन्स होती हैं लार्ज ड्रॉपलेट के लिए और लो प्रेशर होता है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर हाई करते हैं, प्रेशर हाई करने से क्या होता है, उसके ड्रॉपलेट साइज कम होता है। जैसे जैसे प्रेशर हम कम करते हैं वैसे वैसे ड्रॉपलेट साइज इंक्रीज होता है। तो ड्रॉपलेट साइज अगर ज़्यादा है तो प्रेशर उसका कम रहेगा। देन स्प्रे वैन एंड स्प्रे बूम्स, तो स्प्रे बूम्स स्प्रे वैन्स का यूज़ किया था। ये पिक्चर में स्प्रे बूम दिखाया है, आप देख सकते हैं इसमें मोर देन वन स्प्रेइंग यूनिट है, उसमें अलग सब स्प्रे कर रही हैं, अलग अलग नोजल्स हैं। देन स्मॉल कैपेसिटी स्प्रेयर यूज फॉर स्मॉल एरिया एंड स्पॉट ट्रीटमेंट, ये स्मॉल एरियाज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मोर आर हैंड स्प्रेयर, ये हैंड स्प्रेइंग होती है स्मॉल में।
मोस्ट यूज कंप्रेस्ड एयर, इसमें कंप्रेस्ड एयर यूज़ की जाती है। इसमें पिस्टन एंड प्लंजर यूज़ होता है जिसकी हेल्प से प्रेशराइज किया जाता है लिक्विड को एक चैम्बर में, और प्रेशराइज लिक्विड को एक नोजल के थ्रू स्प्रे किया जाता है। मे हैव वैंड गन स्मॉल बूम, तो इसमें या तो वैंड हो सकता है, गन हो सकता है, या स्मॉल बूम हो सकता है। टैंक प्रेशर ड्रॉप्स एज सॉल्यूशन इज स्प्रेड, तो टैंक प्रेशर जैसे जैसे कम होता जाता है लिक्विड उसमें, तो प्रेशर कम होता जाता है। मिनिमम एजिटेशन, तो इसमें एजिटेशन की जरूरत नहीं होती है। वेटेबल जो पाउडर्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं क्योंकि इसमें एजिटेशन के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। देन हाइड्रोलिक स्प्रेयर्स, हाइड्रोलिक स्प्रेयर कौन से, यूज फॉर मोस्ट लार्ज स्केल एप्लीकेशन, तो ये लार्ज स्केल एप्लीकेशन के में यूज़ किए जाते हैं। स्प्रे मटेरियल्स डिलीवर्ड थ्रू, ये कैसे करते हैं, हैंड हेल्ड गन या फिर बूम, या तो हैंड हेल्ड गन यूज़ की जाती है या बूम यूज़ किया जाता है। मीन्स मोर देन वन स्प्रेइंग यूनिट होती है बूम में, और हैंड हेल्ड में एक होती है। इसमें एन हो सकती है, इसमें सिर्फ एक होती है। देन हाई एंड लो प्रेशर पॉसिबल, इसमें दोनों ही सेट कर सकते हैं, हाई भी और लो भी, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ ऑपरेशन एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रॉपलेट साइज। देन लार्ज कैपेसिटी होती है और टैंक्स में भरा जाता है, तो ये हम बूम स्प्रेयर देख सकते हैं। इसमें एक लार्ज टैंक है, पंप है, मोर देन वन स्प्रेइंग यूनिट्स है, ये स्प्रेयर यूज़ किया जा रहा है जो ट्रैक्टर से ऑपरेट हो रहा है। देन डिफरेंट तरह की स्प्रे नोजल्स के बारे में देखते हैं। स्प्रे नोजल्स क्या है, स्प्रे नोजल्स आर क्लासिफाइड बाय स्प्रे डिलीवरी पैटर्न, स्प्रे एंगल, डिस्चार्ज रेट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो वो कैसे डिवाइड किया गया, स्प्रे डिलीवरी पैटर्न की डिफरेंट तरह के होते हैं। एक तो होता है कोन टाइप, एक होता है होलो कॉन टाइप, एक होता है फ्लैट फैन टाइप। इस तरह से ये डिफरेंट तरह के स्प्रे पैटर्न पे है। तो होलो कॉन में पूरा कोन गिरता है लेकिन पूरा फिल होता है, पूरा फिल्ड कोन होता है। लेकिन जो होलो कॉन होता है उसमें भी आउटर कवरेज में होता है, बीच में होलो रहता है। और फ्लैट फैन में पूरा फ्लैट स्प्रे होता है। नेक्स्ट है स्प्रे एंगल, तो स्प्रे एंगल पे डिपेंड करता है। ये स्प्रिंग एंगल जिसको हमने ये बोला है, तो ये एंगल को हम स्प्रिंग एंगल बोलते हैं। तो ये स्प्रिंग एंगल 80 हो सकता है, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है। तो ये स्प्रिंग एंगल के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया गया है। देन डिस्चार्ज रेट, डिस्चार्ज रेट कितना है, कितने LPM है, 5 लीटर पर मिनट है या 1 लीटर पर मिनट है। तो इस तरह से डिस्चार्ज के आधार पर भी इसको डिवाइड किया गया है। देन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मीन्स प्लास्टिक, ब्रास, स्टील, हाई कार्बन स्टील, या कौन से मटेरियल से बनाया गया है, उस तरह से इसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल से भी डिवाइड किया गया है। नोजल्स यूज्ड आउटसाइड ऑफ स्पेसिफाइड रेट्स एंड प्रेशर विल नॉट बी वर्क एक्यूरेटली, अगर वो स्पेसिफाइड प्रेशर और डिस्चार्ज रेट से बाहर यूज़ किए जाएँ, मीन्स कि अगर हम कैपेसिटी से ज़्यादा या कम यूज़ करें तो वो उसकी प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी हमको। तो नोजल टाइप्स जो देखी है, एक है फ्लैट फैन टाइप। तो फ्लैट पैटर्न में कौन सा, यूनिफॉर्म में बूम इज एट प्रॉपर हाइट। तो फ्लैट फैन में ये फ्लैट फैन दिखाई गई जिसमें कि प्रॉपर हाइट होने के बाद ये प्रॉपर पूरा डिस्चार्ज देती है। देन ब्रॉडकास्ट पैटर्न, तो उसमें ब्रॉडकास्ट होती है, पूरी दूर तक ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। देन है फ्लडिंग फैन, तो ये फ्लडिंग फैन है जो कि दूर चारों तरफ से फ्लड करती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इससे निकलता है। देन होलोकॉन, होलोकॉन मैंने अभी पहले डिस्कस किया, ये होलोकॉन है जो साइड साइड में स्प्रे होगी लेकिन बीच में पूरा एम्प्टी रहेगा, यहाँ पे स्प्रे नहीं होगा और यहाँ पे भी स्प्रे नहीं होगा, सिर्फ साइड साइड में होगी। द बेस्ट फॉर डायरेक्ट स्प्रेइंग नॉट बूम, तो ये डायरेक्ट स्प्रेइंग के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पंप, तो जिसमें डिफरेंट तरह के पंप्स यूज़ किए जाते हैं जो कि प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो पंप्स कौन से हैं, सबसे पहले रोलर पंप है, इसमें रोलर्स होते हैं जो कि प्रेशर क्रिएट करते हैं। देन सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप के पंप्स होते हैं। डायफ्राम टाइप के पंप होते हैं, पिस्टन पंप होते हैं और पेस्टलिस्टिक पंप होते हैं जो कि स्क्वीज और होज पंप और केमिकल इंजेक्शन करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट तरह के पंप्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह के पंप्स दिखाए गए हैं, ये जैसे कोई पिस्टन पंप दिखाया गया है या वेन पंप दिखाया गया है, डायफ्राम पंप दिखाए गए हैं। तो अलग अलग तरह के ये पंप्स दिखाए गए हैं इस पिक्चर में। देन अगर हम प्लम्बिंग डायग्राम देखें कि ये कैसा हमारा जो सिस्टम वर्क कैसे करता है, तो ये हमारा टैंक है जहाँ पे कि लिक्विड स्टोर रहता है। तो इसमें एक जेट एजिटेट रहता है, मैंने बोला कि उसको एजिटेट करने की ज़रूरत होती है कि कैसे हम उसको यूनिफॉर्म बनाए रखें, क्योंकि अगर वो इमल्शन है या अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, नॉन सोलेबल है, अनसोलेबल है, तो फिर कैसे होगा। तो उसको सोलेबल बनाने के लिए उसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना पड़ेगा। तो उसको कंटिन्यूसली मिक्स करने के लिए हम दो तरह के यूज़ करते हैं, या तो हम उसमें मैकेनिकली उसमें कुछ ऐसा ब्लेड्स लगाएं, या तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा ब्लेड्स लगा दें जो कि इसको
रोटेट होते रहे और इसको एजिटेट करते रहें और इसको हिलाते रहें जिससे कि वो यूनिफॉर्म बना रहे। या हम जेट्स एजिटेशन यूज़ करते हैं। जेट एजिटेशन में क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे जेट्स लगा देते हैं जो कि इसमें प्रेशर के साथ लिक्विड को उसी में फ्लो करते हैं जिससे कि पूरे में एजिटेशन होता रहता है। तो इस पंप से ये पंप में आता है लिक्विड, तो पंप से लिक्विड आगे नोजल्स में फ्लो किया जाता है। नोजल्स के थ्रू ये डिफरेंट बूम सेक्शन में स्प्रे कर दिया जाता है। या अगर सिंगल यूज़ करना चाहे तो स्प्रे गन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बूम यूज़ करके डिफरेंट सेक्शन में इसका फ्लो किया जाता है। देन आती है नोजल टाइप्स। तो नोजल टाइप्स कौन सी हैं? फ्लैट स्प्रे टिप्स कौन कौन सी तरह की आती हैं? एक्सटेंडेड रेंज फ्लैट फैन, ड्रिफ्ट रिडक्शन, टर्बो फ्लड, टर्बो फ्लैट फैन, एल फ्लैट फैन, टर्बो ट्रैप। तो ये डिफरेंट तरह की जो फ्लैट फैन के ही काइंड्स हैं, ये डिफरेंट तरह की नोजल्स आती हैं। प्रत्येक का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। देन कोन स्प्रे किस तरह की होती है? रेन ड्रॉप टाइप होती है। स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया जस्ट कि ये स्प्रेइंग कैसे होता है। देखिए यहाँ पे ये स्प्रेइंग एंगल होगा इसका, इसको स्प्रिंग एंगल बोलते हैं। इसका ज़्यादा है, इसका कम है। ये प्रेशर गेज लगा हुआ है जो कि प्रेशर को मेजर करता है कि कितना प्रेशर इसमें बिल्डअप हुआ है। ये एक्चुअली पैटर्नेटर बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक लैब सेटअप है जिससे कि हम इसकी डिस्चार्ज और प्रेशर सब कुछ मेजर करते हैं। ये एक लैब सेटअप है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग ए प्रॉपर नोजल। तो नोजल को प्रॉपर सिलेक्ट किया जाना जरूरी है कि हमको कौन सी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम हर्बिसाइड के लिए यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और ड्रिफ्ट कंट्रोल, तो इन सब में इसके अलग अलग जो चार्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप किस में कौन सी यूज़ कर सकते हैं, अगर कॉन्टैक्ट टाइप, सिस्टमेटिक टाइप, उसके फिर आगे क्लासिफिकेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट। मैनी कंप्लेंट्स टू केमिकल कंपनी रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ केमिकल। तो बहुत से लोग होते हैं जो इम्प्रॉपर एप्लीकेशन करते हैं। इम्प्रॉपर एप्लीकेशन का मतलब है इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ प्रोसीजर। तो अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं, उसमें एजिटेशन नहीं करते हैं। ट्रैवल स्पीड एरर, तो स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, या तो हायर स्पीड पे ऑपरेट करते हैं या लोअर स्पीड पे। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कवरेज, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है हर जगह पे, हर प्लेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रे नहीं होता है, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम होता है। इनकरेक्ट क्वांटिटी एडेड टू द टैंक, तो वो इनकरेक्ट क्वांटिटी डालते हैं। अगर 5 ml पर लीटर बोला है तो वो 6 ml कर देते हैं कि 1 ml ज़्यादा डालने से क्या होगा, लेकिन उससे पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। पार्टिकल ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट मतलब होता है कि जो टारगेट से अवे जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे अगर स्प्रे करते हैं, ड्रॉपलेट साइज छोटा होगा तो यहाँ ना गिर के वो यहाँ गिर जाते हैं, तो इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट ज़्यादा होता है। सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नोजल, तो वो अच्छे से या सही तरह से नोजल का सिलेक्शन नहीं करते। अगर सही से सिलेक्शन करते हैं तो नोजल का मैनेजमेंट नहीं करते, मेंटेनेंस नहीं करते, उसको क्लीनिंग नहीं करते, उसमें डेब्रीज आ रही हैं या कुछ फंस रहा है उसको क्लीनिंग नहीं करते, इस तरह से उसकी प्रॉपर यूज़ नहीं करते। देन नोजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो नोजल्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट, इस पर क्यों ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्यों इसको बोला गया मेंटेनेंस के लिए? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ गैलन पर मिनट, यानी जो नोजल्स ही ऐसी चीज़ है, मेन कंपोनेंट है जो कि डिसाइड करती है कितना हमको अमाउंट डालना है। अगर नोजल का आउटपुट ज़्यादा है, डिस्चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट डलेगा, अगर कम है तो कम डलेगा। डिटरमाइन यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन को डिसाइड करती है। अफेक्ट द कवरेज, कितना एरिया कवरेज करेगा वो अफेक्ट करती है। इन्फ्लुएंस द ड्रिफ्ट पोटेंशियल, तो कितना ड्रिफ्ट हो सकता है, कितना अपने टारगेट से दूर जा गिर सकता है, या कितना उसमें डिस्ट्रक्शन होगा, ये सब नोजल ही डिसाइड करती है। देन अप्लाइंग ग्रेनुअल प्रोडक्ट्स, तो ग्रेनुअल्स अप्लाई करने के लिए क्या है? फॉर इक्विपमेंट ऑन पेव्ड सरफेस, तो पेव्ड सरफेस में करने के लिए मेक हेडर स्ट्रिप्स अराउंड द प्रॉपर्टी की पेट्रियल्स ऑफ पेव्ड सरफेस एंड आउट फ्लोर बेड, तो ये स्प्रेड करते हैं पेव्स पे हेडर के रूप में। एंड ट्रीट प्रॉपर्टी विल पैरेलल स्वेथ, या फिर पैरेलल स्वेथ के रूप में यूज़ करते हैं। स्वेथ क्या होता है? स्वेथ होता है जैसे कोई कवर कर रहा है तो उसकी जो कितना कवरेज एरिया है एक बार में, उसको स्वेथ बोलते हैं। तो ये एक स्वेथ हुआ, मीन्स कि एक टर्न में कितना जाएगा, इतना एक टर्न में जा रहा है, नेक्स्ट टर्न में इतना जा रहा है, तो नेक्स्ट टर्न में इतना जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड स्वेथ, तो इसको हम स्वेथ बोलते हैं। देन यूज़ करेक्ट ओवरलैपिंग, तो अगर हम इसमें ओवरलैपिंग यूज़ नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे केमिकल सेंटर में गिर रहा है, अगर यहाँ पे केमिकल गिरा तो ये जो एरिया पोर्शन बच जाएगा, यहाँ पे केमिकल नहीं गिरेगा,
तो इसके लिए हमको ओवरलैप करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट नोजल आएगी हमको ऐसा करना है कि इतना ओवरलैप आ जाए, जो नेक्स्ट नोजल होगी हम इसको इतना ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह से इनका ओवरलैपिंग जरूरी होती है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। देन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्प्रेयर्स। तो ऑपरेटिंग मेंटेनेंस क्या होना चाहिए? बिफोर स्प्रेइंग पुट ऑन प्रोटेक्टिव गियर, तो प्रोटेक्टिव गियर में डालना चाहिए। राइज एंड क्लीन सिस्टम, क्लीन करना चाहिए उसको। आफ्टर फिलिंग चेक फॉर लीक्स, तो हम लोग ये चेक करना चाहिए कि कहीं लीकेज तो नहीं है, हमारा केमिकल वेस्ट नहीं हो रहा है, मनी वेस्ट नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट के लिए हैजार्डस हो सकता है। देन एडजस्ट इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन एंड लेवल्स, तो जितना रिकमेंड किया गया है लिक्विड डालना है, जितना उसका एप्लीकेशन रेट होना चाहिए उसको चेक करना चाहिए। ड्रिफ्ट लिमिट को चेक करना चाहिए। चेक द यूनिफॉर्म आउटपुट, तो हमको चेक करना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी आ रही है या नहीं आ रही है। ड्यूरिंग द स्प्रेइंग एप्लीकेशन क्या करना चाहिए? वी प्रोटेक्ट गियर लेवल, तो उसी गियर लेवल में रखो जिसमें प्रोटेक्टिव हो। ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द ओनर्स मैनुअल, तो जो मैनुअल दिया गया है उसके हिसाब से ही ऑपरेट करना चाहिए। चेक फॉर नोजल क्लॉगिंग और पैटर्न चेंज, तो अगर उसमें क्लॉगिंग होता है, उसका पैटर्न चेंज होता है तो उसके लिए चेक करो। क्लीन नोजल विद ए सॉफ्ट टूल नॉट मेटल, तो उसको सॉफ्ट टूल में यूज़ करो, कपड़े से यूज़ करो या क्लॉथ से या कैसे भी उसको सॉफ्टली क्लीन करना चाहिए, कोई मेटल से नहीं करना चाहिए जिससे कि उसमें स्क्रैच आ जाए, क्योंकि इसमें सिंगल स्क्रैच भी आता है तो उसकी डिस्चार्ज रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो जो उसका होल रहता है ओपनिंग भी बहुत छोटी रहती है। अगर छोटा भी उसमें चेंज आता है तो उसकी बहुत बड़ा अमाउंट में चेंज आ जाएगा उसकी एप्लीकेशन रेट में। नेवर अनक्लॉग ए नोजल बाय ब्लोइंग थ्रू इट, तो कभी भी उसको अनक्लॉग नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ ब्लो करें या उसमें हाई प्रेशर एयर डालें जिससे कि वो एब्रेशन हो या उसमें उसकी ओपनिंग का साइज बड़ा हो जाए। आफ्टर एप्लीकेशन क्या करना चाहिए? फ्लश होज एंड टैंक नोजल्स, उसको फ्लश कर देना चाहिए, पूरा क्लीन कर देना चाहिए। वाइप ऑफ रेसिड्यूज, जो रेसिड्यूज हैं उसको वाइप कर देना चाहिए। क्लीन इक्विपमेंट बिफोर मेकिंग रिपेयर एंड स्विचिंग पेस्टिसाइड्स, तो जैसे ही हम उसको रिपेयर करना होता है तो उसको पूरा क्लीन करना चाहिए जिससे कि हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं हो, किसान के ऊपर नहीं हो। एंड जब भी उसमें हम एक पेस्टिसाइड से दूसरे पेस्टिसाइड में यूज़ करते हैं, सपोज एक्स किया, अगर हमें वाई करना है तो हमको एक्स को कम्प्लीटली रिमूव करना होगा जिससे कि वो नेक्स्ट जो क्रॉप है या उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो, या दोनों को मिक्स करने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बन जाए और हार्मफुल हो सकता है। चेक ऑपरेशन एंड रिपेयर, ऑपरेशन एंड रिपेयर चेक करो। रीयूज रीजन वाटर, तो जो रीजन वाटर है उसको रीयूज़ कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ हर्बिसाइड डेजिग्नेटेड इक्विपमेंट फॉर द अदर एप्लीकेशन, जो हर्बिसाइड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको दूसरे में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर्बिसाइड्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी प्लांट को किल कर देते हैं। तो अगर हर्बिसाइड्स हम पेस्टिसाइड या फंगिसाइड या किसी के लिए यूज़ करेंगे तो उसके जो रेसिड्यू बच सकते हैं तो वो प्लांट्स को इफेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अप्लाइंग पेस्टिसाइड स्प्रे, तो पॉइंट शोहेड नोजल अवे फ्रॉम द लेग्स एंड फीट, तो हमेशा अपने से दूर रखना चाहिए फीट से, हेड से, जिससे कि हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं है। डू नॉट ड्रॉप हॉज अराउंड नेक और रिस्ट, कभी भी नेक और रिस्ट के अराउंड नहीं डालना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ध्यान रखनी चाहिए। वर्किंग स्पीड, प्रेशर एंड पैटर्न, इन सब का ध्यान रखा जाना चाहिए। एंड स्प्रे इन पैरेलल स्वैथ, हमेशा पैरेलल स्वैथ में ही यूज़ करना चाहिए। यूज स्ट्रेट एज एज ए स्टार्टिंग गाइड, स्ट्रेट एज यूज़ करना चाहिए स्टार्टिंग गाइड के लिए। मेंटेन स्ट्रेट वॉकिंग लाइन, स्ट्रेट वॉकिंग लाइन यूज़ करनी चाहिए। मेंटेन प्रॉपर ओवरलैप, तो ओवरलैप प्रॉपर होना चाहिए। मैंने पहले बोला इतना ओवरलैप है जिससे कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, उतना ओवरलैप होना चाहिए डिफरेंट नोजल्स के बीच में। ट्रिम मार्जिन, ट्रिम मार्जिन में मार्जिन ओनली रिसीव हाफ रेट एंड नीडेड एडजस्टेड एप्लीकेशन, तो उसमें मार्जिन नहीं रखनी चाहिए या हाफ से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए कि कितनी हमको अमाउंट ज़्यादा उसमें डालना है। तो इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि पेस्टिसाइड रिकॉर्ड रखना चाहिए। एड्रेस ऑफ एप्लीकेशन, कि हमने कौन सा एप्लीकेशन किया है। नेम एंड कंसंट्रेशन ऑफ द पेस्टिसाइड यूज, तो वो जो पेस्टिसाइड यूज़ किया उसका कंसंट्रेशन कितना डाला हमने उसको रखना चाहिए। अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड कितना डाला, टारगेट पेस्ट ऑफ पर्पज, मेथड एंड रेट ऑफ एप्लीकेशन कितना रखा। ये हमको हेल्प करेगा जब हम नेक्स्ट टाइम कोई नेक्स्ट एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो हमको उसका डाटा पता होना चाहिए कि कितना किया। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट तरह के प्लांट प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, उसके मेथड्स के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।